वेरी गुड। अभी तक जो पढ़ा उसमें डाउट कुछ पूछना है? ओके, लास्ट चैप्टर निकालो। इन्फोग्राफिक्स में नहीं दिया हुआ है, इट्स डिफरेंट थिंग। तो इकोनॉमिक सर्वे के लास्ट में दिया हुआ है। बिल्डिंग स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या होती है? हम्म, यस, एबिलिटी टू। अच्छा, मैंने आपको एक ऐसे दिया था ना, कहाँ लिखा है? किसने लिखा है? किसी ने नहीं लिखा। ये तो गलत बात है यार। टाइम नहीं मिलता, रहने तो टाइम नहीं मिलता। क्या करते हो तुम ऐसा? टाइम नहीं मिलता है? करते क्या हो? पढ़, फिर तो लिखते ना। देन इंडिस्पेंसिबिलिटी। इंडिस्पेंसिबिलिटी का मतलब क्या? अंग्रेजी का वर्ड पूछ रहा हूं मैं बस। देर इज नो अल्टरनेटिव। दिस इज टीना फैक्टर। टीना फैक्टर के बारे में सुना है? टीना फैक्टर के बारे में सुना है? देर इज नो अल्टरनेटिव। चलो थोड़ा बता ही देता हूँ। जब हमने स्टेट इकोनॉमी चुना, स्टेट लेड इकोनॉमी, नॉट स्टेट इकोनॉमी, हमने वेलफेयर स्टेट चुना, इट वाज नॉट जस्ट अस, वेव थी वो। 19 आफ्टर 1930s में बेवरेज रिपोर्ट एंड इवन यूके एंड इवन यूएसए, प्रॉपर वेलफेयर स्टेट का मॉडल चुना गया था, कीनेसियन इकोनॉमिक्स। ठीक है, लेकिन कीनेसियन इकोनॉमिक्स नॉट इन द राइट सेंस। स्टेट वाज बीइंग इन द बिजनेस। ठीक है, ये हम ही नहीं थे जिसने रेलवे को नेशनलाइज किया, सबने किया था। यूएस ने भी, यूके ने भी, सबने किया था। फिर हुआ क्या? बिकॉज दे अडॉप्टेड द स्टेट अर्लियर। हम नए नए आजाद हुए थे, हमने तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही डाल दिया वेलफेयर स्टेट। एंड द मेन एंड इम्पोर्टेंट थिंग इज, हमने जो शुरू में इश्यूज झेले स्टेट लेड इकोनॉमिक्स के, हमको लगा कि हमारे लिए वो नए, क्योंकि हम गरीब, हमारे पास पैसा है। मगर बाकी स्टेट्स ने समय रहते क्या कर दिया था? हल्का हल्का खोलना स्टार्ट कर दिया था इकोनॉमी को, बट लिबरलाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया था। बट 80s तक आते आते ऐसा हो गया कि स्टेट कुड नॉट कंटिन्यू। स्टेट के बहुत ज्यादा फिजिकल डेफिसिट, क्योंकि स्टेट अगर मैन्युफैक्चरिंग करेगा, स्टेट सारे बिजनेस को रन करेगा, तो क्या होगा? इट विल हैव टू रन द फिजिकल डेफिसिट। तो स्टेट वाज रनिंग हाई फिजिकल डेफिसिट, इट वाज नॉट सस्टेनेबल। दिस इज द you can say slogan that was given by Margaret Thatcher. So in the with the leadership of Margaret Thatcher in UK and with the leadership of Ronald Reagan in USA, there was a slogan given, Tina factor. There is, Tina मतलब there is no alternative. जो मार्गरेट थैचर की एक बहुत लंबी स्टेटमेंट है, उसमें एक बात आती है कि फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव स्टेट इज एवरीवेयर। पैदा होते हो, क्रेडल समझते हो ना, बच्चे का पालना, क्रेडल टू ग्रेव हर जगह स्टेट ही है, सब कुछ स्टेट कर रहा है। इट इज नॉट सस्टेनेबल, देयर इज नो अल्टरनेटिव बट टू लिबरलाइज। ठीक है, वैसे ही इंडिस्पेंसिबिलिटी का मतलब क्या है? देयर इज नो अल्टरनेटिव। हमारे लिए नहीं, वर्ल्ड के लिए ना रहे, चाहे कुछ भी कर लूं मैं, मेरे को इंडिया के साथ ट्रेड करना ही पड़ेगा। तो अगर मैं देखूं इसकी
कोर थीम टू ट्रांजिशन फ्रॉम स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस। अभी तक जो हमारा कोर थीम था, अभी तक जो हम बात भी करते थे कि ये करेंगे वो करेंगे, तो वी वर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस। हम ना यही कर रहे थे ना कि हम किसी पे डिपेंडेंट ही नहीं होंगे। वही तो चीजें थी। व्हाट वाज यू कैन से नॉन अलाइनमेंट, विल नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन एनीवन। और अगर कुछ शॉक्स आते भी हैं तब भी वी कैन एब्जॉर्ब देम। ठीक है, ये था अभी तक का काम। इससे ट्रांजिशन करना है। ट्रांजिशन का मतलब समझते हो? आगे जाना है। कहां जाना है? स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंस बिकमिंग एसेंशियल टू द वर्ल्ड। बात समझ में आई? ट्रांजिशन जोन समझते हो क्या होता है? से एक तुम्हारी जनरेशन है, जेन जी। एक इससे पिछली जनरेशन थी, वो ट्रांजिशन जनरेशन थी। ठीक है, ये हमने देखा है। हमसे पुराने वाली जनरेशन अलग टाइप की थी, हमसे आगे वाली बिल्कुल अलग है। वी आर इन द मिडिल। वैल्यूज वगैरह उनकी अलग वैल्यूज थी, अभी अलग वैल्यूज है। हम इन दोनों को प्लीज करने के चक्कर में फंसे हुए हैं। ठीक है, तो ये वही बात कर रहे, ट्रांजिशन जोन के अंदर आना है। गोल क्या है? इंडिस्पेंसिबिलिटी। इंडिया फेसिस बाइंडिंग कंस्ट्रेंट। ये हमारा गोल है ना, इसमें कुछ कंस्ट्रेंट है। क्या? स्टेट कैपेसिटी। स्टेट कैपेसिटी क्या होता है? क्या होता है? कैपेबिलिटी ऑफ स्टेट, व्हाट स्टेट कैन डू एंड व्हाट स्टेट कांट डू। Overcoming this require entrepreneurial state that learns from error, private sector that competes on productivity rather than ranks, and citizen who practiced delayed character. बात समझ में आई? एथिक्स की भाषा में जाएं एंड कथा उपनिषद की भाषा में जाएं तो क्या है ये? प्रेयर इंस्टेड ऑफ प्रेयर। ठीक है, ये वर्ड यूज करने हैं जब एथिक्स का पेपर आएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन में, एंड इवन यू कैन यूज इट इन GS2, इवन यू कैन यूज इट इन GS3। अगर सब कुछ और डेटा लिख रहे हैं, डेटा सभी लिखने वाला है, तुम्हारे पास भी इनफ डेटा होगा, ये भी डेटा याद कर लोगे मोर देन सफिशिएंट। इसलिए तुमको क्लास में इतना डेटा नहीं करवाया, फैक्ट्स नहीं करवाया। यही बहुत है, इसको रट्टा मारना हो जाएगा काम। ठीक है, मगर सबके पास है ये डॉक्यूमेंट, है ना? तुम अलग नहीं हो, तो तुम्हें यूज करना आना चाहिए। बात समझ में आई? तो अब जो बात बोल रहे हैं इनमें एक और बात आई, क्या? एंटरप्रेन्योरियल स्टेट। ये क्या है? बिजनेस को सपोर्ट करता है, वो तो लिबरल स्टेट है ना। और और बोलो, और कोई कुछ कहना चाहेगा? यू ऑल आर राइट। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाई इज स्टेट कैपेसिटी द बाइंडिंग कंस्ट्रेंट। तो ये क्या बोलते हैं कि शिफ्ट किस चीज में हो रहा है? ग्लोबलाइजेशन किस में कन्वर्ट हो रहा है? इससे पहले कोई बात आई थी ना, स्ट्रेटेजिक ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? क्या? इंटरकनेक्टेडनेस। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है, एक तरह से बोलूं तो, वर्ल्ड बिकमिंग वन। दैट वाज द गोल ऑफ ह्यूमैनिज्म। फिलोसफिकली बात करें तो ह्यूमैनिज्म में रूटेड है। इकोनॉमिकली बात करें तो लिबरल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के अंदर रूटेड है, लियो, LIEO। ठीक है, मगर आज क्या हो रहा है, सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से किसमें टूट रहा है? ब्लॉक्स में। ब्लॉक्स बन रहे हैं ना,
आरसेपेक बन गया, सार्क बन गया, बिम्स्टेक बन गया, ब्रिक्स बन गया, इप्सा बन गया, है ना, G7 बन गया, यूरोपियन यूनियन बन गया, मर्कोसर बन गया, है ना। स्टेबिलिटी कैन अलोन नो लॉन्गर सफिशिएंट। आप चाहते हो कि आपका स्टेट स्टेबल रहे, वो सफिशिएंट नहीं। स्टेट नीड्स अडेप्टिव कैपेसिटी टू कोऑर्डिनेट एंड चेंज द कोर्स अकॉर्डिंगली। ठीक है, अगर हम नॉर्मली आपके लिए भी बातें हैं, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ स्टेबल रहे, दैट्स नो लॉन्गर सफिशिएंट। यू नीड टू अडेप्ट, चेंज कोर्सेस, चेंज योर वैल्यू सिस्टम। ठीक है, लाइफ को चेंज करते रहना है। प्रॉब्लम क्या है? कंस्ट्रेंट इज नॉट द लैक ऑफ रिसोर्सेज और आइडियाज। मतलब क्या हुआ इस बात का? हम्म, जो रुकावट है वो इसलिए नहीं है कि रिसोर्स नहीं है स्टेट के पास, या आइडियाज नहीं है। स्टेट को पता नहीं है एआई में इन्वेस्ट करना है। इवन नेशनल एआई मिशन चलाया हुआ है, नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन चलाया हुआ है, बट इंसेंटिव स्ट्रक्चर, ब्यूरोक्रेटिक रिस्क एवर्जन। ब्यूरोक्रेटिक रिस्क एवर्जन क्या बोलते हैं? इसको हम रेड टेपिज्म भी बोला जाता है। ब्यूरोक्रेसी डज नॉट वांट टू टेक रिस्क। आप जब आईएएस बनेंगे, आपके लिए सबसे बड़ा खतरा पता क्या होगा? फाइनेंशियल रूल्स। इट डजंट मैटर यू आर टेकिंग करप्शन और यू आर डूइंग एनीथिंग, पेपर गलत नहीं, ठीक है, डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए। गवर्नमेंट में तो यही चलता है ना, दे विल नॉट केयर, दे विल इवन समटाइम्स एक ऐसा हुआ है, झारखंड के अंदर एक गर्ल थी, वो राशन की शॉप पे गई, बोली मुझे राशन दे दो, उसके पास आधार कार्ड नहीं था। गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि आधार कार्ड पे दे दो, तुम्हें क्या लगता है उसने नहीं दिया, वो मर गई, हंगर से मर गई। इट्स नॉट फार, इट्स नॉट अ न्यूज फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड, और यू कैन से नॉट थर्ड वर्ल्ड, अफ्रीका, बट इंडिया। रिसेंट 5 सालों के बाद बहुत ह्यू एंड क्राई हुआ था, फिर भूल गए सब। अच्छा, एक और वर्ड सिखा देता हूँ उनको। जब कोई बहुत ज्यादा अचानक से होता है, एकदम से लोग खड़े हो जाते हैं, वही चीज बार बार होने लगती है, लोग भूल जाते हैं। एग्जाम्पल, रेप। निर्भया कांड हुआ था तो मे बी यू वर नॉट अवेयर, मैं था, ऐसा लोगों में आग लगी हुई थी, क्या कैसे कर दिया ये, मार डालो, तभी इतना बड़ा चेंज हुआ था। ठीक है, उसके बाद ऐसे डेली हो रहे हैं। अब कोई दिखता है लोग खड़े होते हैं, आपके दिल में गुस्सा आता है कभी कभार, आ गया होली दिवाली की तरह चीज है, वरना नहीं आता। इसको बोलते हैं बेनेलिटी ऑफ इविल। इविल बिकम सो कॉमन दैट इट साउंड्स नॉर्मल। ठीक है, तो ये ऐसे ही ब्यूरोक्रेटिक रिस्क का वर्जन क्या है? ब्यूरोक्रेसी डज नॉट वांट टू टेक रिस्क। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा कि अनफॉरगिविंग है। तुमने रिस्क लिया, ठीक है, आप बनते हो एक फाइनेंस सेक्रेटरी, आपको बना देता हूं मैं इसरो का चीफ, चलो इसरो का, डीआरडीओ का चीफ बना देता हूँ, है ना। तुम्हें क्या करना चाहिए? पढ़े लिखे इंसान हो, न्यूज पढ़ रहे हो, इस टाइम पे तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए? इन्वेस्टमेंट। ये बड़ी बड़ी बातें मत करो, खोखली बातें, कोर बताओ क्या करोगे? हैं? फिर वही बड़ी बातें, टेक्नोलॉजी क्या? उड़ने की टेक्नोलॉजी, ह्यूमंस उड़ाओगे, क्या करोगे? ये बात कोई नॉर्मल पर्सन बोले तो समझ में आता है। तुम नहीं हो नॉर्मल, यू आर इन एलीट ग्रुप, साइंस एंड टेक भी पढ़ते हो। बताओ क्या करोगे, किस में इन्वेस्टमेंट करोगे? मान लिया टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करोगे, मान लिया वही तो काम है, वो तो करेंगे ही। किस में, कौन सी टेक्नोलॉजी? ड्रोन में? ड्रोन में तो ऑलरेडी कर रहे हैं। क्या लगता है इस टाइप में और क्या चाहिए इंडिया को?
हाइपरसोनिक मिसाइल्स में ऑलरेडी हो रहा है, आधी बन चुकी है। असोल्ट राइफल ऑलरेडी है। K-A-226 ऑलरेडी ऑर्डर जा चुका है, हमने रशिया से खरीद लिया है, सॉरी यूएसए से खरीद लिया है। और बताओ, असोल्ट राइफल से दुनिया बदल जाएगी क्या, देश बदल जाएगा? तुम नहीं रोक सकते, तुम डीआरडीओ के चीफ हो, तुम नहीं कर सकते, तुम्हारा काम नहीं है। लार्जर गवर्नमेंट का पैराडॉक्स, गवर्नमेंट करेंगे, ठीक है। तुम तो सैलरी भी नहीं बढ़ा सकते, वो भी डिफेंस मिनिस्ट्री का काम है, ठीक है, या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस का काम है, तुम्हारा नहीं। किस, अरे बताओ कौन सी टेक्नोलॉजी में खर्च करोगे, सीधा सीधा बताओ, क्या सबसे ज्यादा जरूरत है इस टाइम पे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस में? डिफेंस में किस में? तुम्हें नहीं लगता कि इंडिया को इस टाइम पे एक फाइटर जेट इंजन की जरूरत है? रिसर्च तो कर सकती है, हेल और डीआरडीओ मिलकर कर रहे हैं, अभी भी वही कर रहे हैं, ठीक है। चलो मान लो हेल है, क्या ही फर्क पड़ता है? तुम्हें क्या लगता है क्यों नहीं कर रहे हैं? इंडिया ने सबसे पहला, एक यूएस के इंजीनियर थे, यूएस के जर्मनी के इंजीनियर थे, उनको बुला के इंडिया ने बोला कि हमको बना के दो एक, यू कैन से जेट इंजन, सॉरी जेट, फाइटर जेट। उसने बना दिया, बस इंजन की कमी थी, उसके अंदर कोई इंपोर्टेड इंजन लगाया गया 71 वॉर के अंदर, 1971 में उसने पार्ट भी लिया। बट वो इंजन इतना, क्योंकि कोल्ड वॉर का टाइम था, इवन यूएसए हो या यूएसएसआर हो, कोई अच्छे इंजन हमें क्यों देगा, है ना, हुआ के लिख के थोड़ा ना, तो हमको नहीं मिले। तो वो बस इतना लो एल्टीट्यूड पे करता था, अच्छा था, उसकी मैन्योरेबिलिटी सही थी, उसका डिजाइन सही था, मतलब तुम्हें लगता अभी तक ये तेजस और है ये एएमसी है, ये पहले है? नहीं, 60s में बना लिया था इंडिया ने। उस टाइम पे भी वही कमी थी, आज भी वही कमी, इंजन। यूएस के साथ डील हुई थी ना, F414 जनरल इलेक्ट्रिक के साथ, इंजन के लिए ही हुई है। अब उसमें भी दिक्कत आ रही है, खुद से बनाना चाहिए, नहीं बन रहा। क्यों नहीं कर रहे हम खर्च इतने सालों से? क्योंकि ऐसी चीजों के लिए ऐसे नहीं कि आज खर्च कर दिया कल बच जाएगा, 10 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे। 5 साल के लिए तुमको खर्च करना, कोई सी भी चीज के अंदर इन्वेस्ट करना, टेक्स लॉन्ग कमिटमेंट। लॉन्ग कमिटमेंट सबके बस की बात नहीं होती, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर रिस्क आएंगे, हो सकता है तुम फेल हो जाओ। तुमने कमिटमेंट की, तुमने पैसा खर्च कर दिया, तुम फेल हो गए, ये रिस्क कौन लेगा, है ना? बिकॉज इंडियन स्टेट डज नॉट रिवॉर्ड इट, इट इज अनफॉरगिविंग इन नेचर। तुमने मिस्टेक कर कैसे दी? हम्म, इतना पैसा नहीं लगता उसके ऊपर, तुम्हें लगता है इसमें बहुत पैसा जाता है? कुछ नहीं जाता, कम। और इसरो ने खुद से पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया इस टाइम पे। इसरो डजंट नीड मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट, इट इज गिविंग मनी टू द गवर्नमेंट, ठीक है। थोड़े बहुत कोई स्पेशल प्रोग्राम्स है जो स्टेट के प्रोग्राम है, लाइक गगनयान, वो विजन तो मोदी जी का है ना, इसरो को क्या करना ही नहीं चाहिए वो, इसरो को नहीं भी चाहिए वो गगनयान, है कि नहीं? नहीं भेजना उसको ह्यूमन बींग, पॉलिटिकल प्रोग्राम, ठीक है, हमको रेस में शामिल होना। लेकिन इंडिया स्टेट इज अनफॉरगिविंग इन नेचर, सो नोबडी वांट्स टू टेक रिस्क। और रिस्क है तो इसका, यहाँ पे रिस्क वही रिवॉर्ड है, विदाउट रिस्क नथिंग इज देयर। चाहे वो स्टार्टअप हो, बिजनेस हो, कुछ भी। आप स्टार्टअप खोलते रिस्क लेते हैं ना, आप फेल भी हो सकते हैं, सबको पता है।
जितने भी लोग होते हैं नए नए आजकल के, जो इवन आईटी सेक्टर वाले तो आते ही, सबको लगता है खुद का बिजनेस करते हैं, है ना। किसी भी चाय के पास जाते हो चाय पीने, ऐसा लगता है ना मस्त है यार, दिन में इतनी चाय बेच लेता है, मस्त बिजनेस है। करते ना, एक बार तो दिमाग में आता है ना, मगर वो नहीं करते हम। क्यों नहीं करते? ऐसा नहीं कि रिसोर्स नहीं, खोल नहीं सकते। फियर ऑफ फेलियर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ फेलियर का मतलब क्या है? अनफॉरगिविंग है। फेलियर का फियर है ही क्यों? क्योंकि स्टेट फॉरगिव नहीं करता, इट डज नॉट रिवॉर्ड, है ना। बात समझे कि नहीं समझे? क्यों ऑथोरिटेरियन स्टेट्स आगे बढ़ जाते हैं इन द लॉन्ग टर्म? क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। कोई पूछने वाला है ही नहीं, उनको अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है। तो अगर कोई अच्छा आदमी उसके ऊपर बैठा होगा, इट कैन चेंज द होल सिनेरियो। बुरा होगा तो बर्बाद भी कर देगा, ठीक है। डेमोक्रेसी वर्क्स इन बिटवीन, बस चलता रहे, गड़बड़ ना हो। इट इज फियर अवर्सिव, इट फियर्स टोटलिटेरियनिज्म। मुझे कोई रिस्क ले, तुमने कुछ रिस्क लिया और वो फेल हो गया, तुमको जवाब देना पड़ेगा ना। मम्मी पापा पूछेंगे क्या कर दिया ये तुमने, है ना। क्या जवाब दोगे? सेम थिंग इज इन द ब्यूरोक्रेसी, एंड दिस इज रियल। मैंने बहुत पास से देखा है, ठीक है। एक लेटर आता है इस हाई कोर्ट से, ये करो। दूसरा लेटर आता है दूसरी, एक ही हाई कोर्ट की दो अलग अलग बेंचेस से। वो बोलती है, एक बेंच बोलती है ये नहीं करना, आदमी माने तो माने किसकी, दोनों की बात नहीं मानी तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा, है। समझे कि नहीं समझे? कुछ भी हो जाए, बस फाइनेंशियल रूल्स तो सबसे बड़ा खतरा फाइनेंशियल रूल्स है, बाकी सब तो अलग है। क्योंकि ये जो घपला है ना, घपला कर दिया, वर्ड बहुत बड़ा है। किया हो ना किया हो पता ही नहीं, बस लगना नहीं चाहिए तुम्हारे, है ना। क्या था 2G? पता है ना 2G स्पेक्ट्रम घोटाला क्या था? घोटाला ही नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, बात खड़े होकर, घोटाले से भाग जाओ यहाँ से। पिटीशन डिसमिस हो चुकी है, कोई केस, कोर्ट केस नहीं चल रहा अभी 2G के ऊपर। समझ में आई बात? तो सॉल्यूशन क्या है इस चीज का? डिस्टिंग्विशिंग एरर फ्रॉम करप्शन। करप्शन और एरर को के अंदर डिफरेंस करो। लीगल फ्रेमवर्क मस्ट प्रोटेक्ट गुड फेथ एरर। और ये होता है लगभग, बहुत सारे अब जो लॉज आते हैं उनमें ऐसा होता है। तुमने कुछ भी कर दिया, उसके अंदर एक क्लोज ये जरूर मिलेगा, गुड फेथ में किया है क्या, मतलब तुम्हारा इंटेंट सही था क्या? तुमसे एरर हुआ है या तुमने करप्शन किया है, दोनों में डिफरेंस है। बात समझ में आई? तो व्हाट इकोनॉमिक सर्वे इज टॉकिंग अबाउट, दैट वी शुड डिस्टिंग्विश एरर फ्रॉम करप्शन। एथिक्स की बात भी है, समझ में आई बात? एथिक्स में भी तुमको यही क्वेश्चन करना है। मैं केस स्टडी कैसे करनी वो करवा रहा हूँ, ठीक है। हमेशा एक बार में नहीं, मार दो, सूली पे टांग दो इसको। एक दूसरा क्या रखना है तुम्हें? ऑप्शन रखना है। लिबरलिज्म का मतलब ये है, एक अपने दिमाग को खुला रखना, है ना। वट एवर यू थिंकिंग इज राइट कैन ऑल्सो बी रॉन्ग। टीनी टाइनी पॉसिबिलिटी रखना, उसी की बात कर। देन मोबिलाइजिंग कल्चर फॉर स्केल। फर्स्ट क्या है? ट्रस्ट डेफिशिट इन इंडिया, ट्रस्ट ऑफन हाई विथ kinship caste networks but low outside them. This limits ability of business to scale beyond familiar circles. समझ रहे हो बात क्या कहना है? इंडिया के अंदर ट्रस्ट डेफिसिट है। हम भरोसा तो करते हैं, बहुत भरोसेमंद है, मगर अपने कास्ट, अपनी किनशिप पे, सिर्फ जान पहचान,
है ना, बचपन से सिखाया जाता, अनजान आदमी पे भरोसा नहीं करना, है ना, सिखाया जाता। मतलब जब हम शुरू शुरू में निकलते थे तो अलग बात है, घर से जाते बाहर पढ़ने गए थे, जैसे जब भी जाते थे कोई कुछ दे तो खाने का ले मत लेना, रात को बाहर मत घूमना। अभी तो नहीं बोलते, पहले मेरे दादा फोन करके यही बातें बोलते थे, ये कांस्टेंट था। दिस इज व्हाट ट्रस्ट डेफिसिट एंड ब्यूरोक्रेटिक इंटीग्रेशन। कैपेबल स्टेट रिड्यूस अनसर्टेनिटी, मतलब अगर स्टेट कैपेबल है तो अनसर्टेनिटी खत्म कर देगा, एंड अलाउिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन टू स्केल बियॉन्ड सोशल नेटवर्क्स। मतलब हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का मतलब समझते हो क्या है? क्या मतलब है? यू, हाँ बोलो। यस, टू कनेक्ट विद द वैल्यू चेन्स। आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपकी सप्लाई चेन दूसरों के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए, है ना, मैन्युफैक्चरर। मगर आप अपनी सप्लाई चेन उन्हीं के साथ मैन्युफैक्चर करेंगे, उन्हीं के साथ इंटीग्रेट करेंगे जो आपको जानते हैं कि दिस इज व्हाट ट्रस्ट डेफिशिएंट। मगर कैपेबल स्टेट क्या अलाउ करेगा? देन रिस्पॉन्सिबल रेगुलेशन। ये देखा हमने, रेगुलेशन हर चीज में हमारी रेगुलेशन है, इसी को रेड टेपिज्म बोलते हैं। कुछ कर ही नहीं सकता कोई इंसान। तुमने बिजनेस खोलना स्टार्ट किया, कहीं पे कुछ ना कुछ किया, सारी चीजें ली, फिर एक अचानक से आएंगे कोई प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देगा, है ना। और नहीं तो आजकल तो एनवायरमेंटल प्रोटेस्ट का बिल्कुल नया नया चलन आया है, गड़बड़ कर रहे हैं। दिस इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट। रेगुलेटर्स एक्सरसाइज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर। तीनों ब्रांच के ऊपर बात बोल रही है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, मस्ट बैलेंस इंडिपेंडेंस विद अकाउंटेबिलिटी। रेगुलेटर्स हम क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट होने चाहिए ना, अभी तक तो सारे रेगुलेटर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। हर रेगुलेटर के ऊपर हम इंडिपेंडेंस की बात करेंगे, एक पॉइंट तो जरूर लिखिए देंगे आंसर में। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं? अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? अगर इसका थोड़ा सा तुम्हारा क्रिमिनल माइंड से सोचो, क्या करना चाह रहे हैं? हम्म, किसकी जवाब देगी? अच्छा, रेगुलेटर होते कौन से हैं? आरबीआई, सेबी, आईआरडीआई और एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स। समझे कि नहीं समझे? एनक्लैट। और उनकी अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, इसमें गड़बड़ दिख रही है तुम्हें कुछ? ईडी, सीबीआई, उनकी, इनके अंदर ये बात है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इंडिपेंडेंस तो होनी चाहिए मगर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इस चीज में कुछ तुमको नजर नहीं आ रहा? क्या अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? अकाउंटेबिलिटी किसको? इज इट टॉकिंग अबाउट अकाउंटेबिलिटी टू पीपल? इज इट टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी? किसको? सरकार को। इसका एक उल्टा मतलब भी निकलता है। पेगासस तो नहीं, पेगासस तो स्पाई टूल था। समझे कि नहीं समझे? इज इट टॉकिंग अबाउट रेगुलेटर शुड बी अकाउंटेबल टू द एग्जीक्यूटिव, इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा ही एक और इंसान था जिसने ऐसी बातें की थी। ये बात नई नहीं है। ये बातें कौन करेगा? कैसा इंसान करेगा? हुँ? क्या क्या बोल रहे हो? सोशल सोशल है, सोशल रिफॉर्मर करेगा?
चलो एक एक सिंपल एक ऐसा ही एग्जांपल लेता हूँ, कमिटेड जुडिशरी क्या होता है? जुडिशरी, आई थिंक मैंने पॉलिटी में करवाया भी था, ये एक वर्ड सिखाया था एक बार, और मैंने फिर उसके ऊपर स्टोरी भी बताई थी। व्हाट डू यू मीन बाय कमिटेड जुडिशरी? यस, जुडिशरी शुड बी कमिटेड टू द गवर्नमेंट आइडियाज। जो गवर्नमेंट करना चाहती है, जुडिशरी उसमें उसका साथ दे। मैं कह रहा हूं ऐसी बातें हुई थी। हम जुडिशरी क्या बात करते हैं? इंडिपेंडेंस की ना। कमिटेड जुडिशरी ऐसी तो बातें हैं। इंडिपेंडेंस विद अकाउंटेबिलिटी किसने की होंगी? इंडिया के अंदर किसने की होंगी? मोदी जी ने नहीं की, ठीक है। मोदी जी का नाम मत लेना। हाँ, इंदिरा गांधी, ठीक है। ये बातें नई नहीं है, ये पहले भी हुई है। इंदिरा गांधी ने किया था ये बातें। अब हम सरकार नहीं बोल रही, इकोनॉमिक सर्वे के थ्रू बुलवा रहे। बात समझ में आई? तो इनका रिफॉर्म का प्रपोज क्या, रिफॉर्म क्या है? यंगर टैलेंट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यंगर टैलेंट का मतलब क्या हुआ? रिक्रूट प्रोफेशनल्स फॉर डेडिकेटेड रेगुलेटरी कैरियर्स। इट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट लेटेंट एंट्री। मतलब बहुत बड़ा है एक एक वर्ड का, इसलिए पहले कर रहे हैं हम, ठीक है। हर जगह पे, फॉर एग्जांपल रेगुलेटर है आरबीआई। आरबीआई में अभी कौन है? हम्म, संजय मल्होत्रा। क्यों है वो? आईएएस। उससे पहले कौन था? शक्तिकांत। शक्तिकांत ही था ना, शक्तिकांत दास। वो कौन था? आईएएस। उससे पहले कौन था? सचिन पटेल। वो कौन था? प्रोफेशनल था, वॉज इकोनॉमिस्ट। उनसे पहले कौन था? रघुराम राजन। वो कौन थे? प्रोफेशनल, ठीक है। बात समझ में आई? बट द, अब मैं आपको थोड़ा सा ट्विस्टेड माइंडसेट से बता रहा हूँ, क्योंकि तुम लग रहा बहुत अच्छी बात भी है। मनमोहन सिंह भी प्रोफेशनल थे, आईएएस लोगों भी देते हैं, दिक्कत करते हैं आईएएस कई बार। हर जगह आईएएस घुसा दिया, डब्ल्यूटीओ में देखा ना क्या हो रहा है? क्यों? क्योंकि वह आईएएस है। भाई किसी ऐसे पर्सन को लेके आओ ना जिसका काम है जिंदगी में यही है, वही अच्छे से समझ पाएगा। आरबीआई बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है। किसी इकोनॉमिस्ट को लेके आओ, क्या पता आईएएस जिसको बैठाया उसका ऑप्शनल हिस्ट्री हो। समझ में आ रहा है? तो लगता है वो इकोनॉमिक्स समझ लेगा, है ना? बात समझेगी नहीं समझेगी? तो दैट्स व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट। एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, लॉ शुड मैंडेट टाइमलाइंस फॉर रेगुलेटरी क्लियरेंस। मतलब मान लो कि आपने क्लियरेंस, आपने अपना बिजनेस खोलना है, ठीक है। बिजनेस खोलने के लिए आपको एक क्लियरेंस लेनी पड़ती है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, है ना? एनवायरमेंटल क्लियरेंस क्यों लेनी पड़ती? क्योंकि एक लॉ बनाया हुआ है, उसमें एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाया कि ये एनवायरमेंटल क्लियरेंस देगी, है ना? लेकिन उसके अंदर ये नहीं लिखा हुआ कितने दिन मिलेंगे। तुम एनालाइज करो भाई, और क्लियरेंस दो, या तो मना करो, कुछ तो करो ना, है कि नहीं? करो ना, करते क्यों नहीं? हम कितने दिन से बैठे हैं। जो केजरीवाल की वो बात है, यही इंपॉर्टेंट बात है। अब वो क्यों नहीं करेगा? कर क्यों नहीं रहा है? क्लियरेंस क्यों नहीं दे रहा है? उसको डर है। रिस्क अवर्जन चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि तुम्हारे बिजनेस से कल को कोई कांड हो गया, कौन संभालेगा? सबसे पूछेगा ना, दे कैसे दिया इसको, हु गेव देम क्लियरेंस? तुम्हारा पहला क्वेश्चन यही होगा ना। हंस गया कौन? ब्यूरोक्रेट। अब पता चला क्यों है। तो व्हाट
दिस इकोनॉमिक सर्वे से कि लो के साथ ही क्लियरेंस की टाइमलाइन होनी चाहिए। बात समझ में आई? आई कि नहीं आई? देन प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर एंड नेशन बिल्डिंग, हाइब्रिड इक्विलिब्रियम। इंडियन कॉर्पोरेट नाइदर प्योरली डेवलपमेंटल पार्टनर, डेवलपमेंटल पार्टनर क्या होते हैं? जो प्राइवेट सेक्टर है, इट इज रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंट नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं? ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया में कौन है? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एंड चाइना। एक वर्ड सुना होगा, सॉफ्ट अथॉरिटेरियनिज्म। क्या? सॉफ्ट अथॉरिटेरियनिज्म। अथॉरिटेरियनिज्म तो पूरा ही स्टेट सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। सॉफ्ट मतलब थोड़ा सा खुला छोड़ा हुआ है। वहां पे प्राइवेट सेक्टर डज एग्जिस्ट। यस, चाइना में प्राइवेट सेक्टर डज एग्जिस्ट। चाइना इज नॉट एट ऑल ए कम्युनिस्ट कंट्री। प्राइवेट सेक्टर पूरा बहुत बड़ा प्राइवेट सेक्टर है, हमसे बड़ा। ठीक है, बट प्राइवेट सेक्टर को स्टेट से ऊपर नहीं होने दिया जाता। समझे? इवन इन चाइना होगा क्या? आप कुछ भी कर लो, आप स्टेट से बड़े नहीं हो सकते। समझे? आप जो स्टेट की क्या है प्रायोरिटीज है, वहां काम करो, पैसा कमाओ, लेकिन स्टेट को मत बताओ क्या करना है। स्टेट तुम्हें बताए तो क्या बन गया? डेवलपमेंटल पार्टनर एंड नॉट प्योरली रूल्स बाउंड, जो वेस्टर्न मॉडल है वहां पे रूल्स अपने। ऑफन ऑपरेट इन जोन वेयर पॉलिटिकल मीडिएशन सब्स्टिट्यूट द मार्केट डिसिप्लिन। क्या इंडिया के अंदर कैपिटलिज्म है? नो, कोई कैपिटलिज्म नहीं। क्रोनी कैपिटलिज्म एग्जिस्ट करता है। कैपिटलिज्म, चलो हम बात करते हैं, यू कैन से आप एक बिल्डर हो, है ना? आपको घर बनाने हैं, क्लियरेंस लगेगी। एक आपके साथ एक और बिल्डर है, उसका पापा कौन है? मिनिस्टर है, प्रेजेंट गवर्नमेंट में। समझ गए ना क्या बात कर रहा हूं? तुम्हें क्या लगता है कौन आगे बढ़ेगा? उसको क्लियरेंस जल्दी मिल जाएगी, वो बात कर लेगा। लेकिन क्या वो स्टेट के अनुसार काम कर रहे हैं? नो, इट इज नॉट डेवलपमेंटल पार्टनर। क्या वो मार्केट डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं? नो, इट इज नॉट। ये बीच में ही घूमते रहते हैं, या तो इस तरफ हो जाओ या इस तरफ हो जाओ। अभी काम क्या कर रहे हो? क्रोनी कैपिटलिज्म फैलाया हुआ आपने। वो बिजनेसमैन आगे नहीं बढ़ेगा जो इकोनॉमिक्स को जानता हो, वो बिजनेसमैन आगे बढ़ेगा जो पॉलिटिशियंस को जानता हो। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे? दैट्स व्हाट इकोनॉमिक्स इज टॉकिंग अबाउट। एंड शॉर्ट टर्मिज्म, इन्वेस्टमेंट ऑफन स्क्यूड टुवर्ड्स रेंट सीकिंग सेक्टर। रेंट सीकिंग सेक्टर मतलब पैसा आ जाए जल्दी से, लाइक रियल एस्टेट, रेगुलेटेड इंडस्ट्री, रेदर देन R&D और फ्रंटियर मैन्युफैक्चरिंग। फ्रंटियर मैन्युफैक्चरिंग क्या है? हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग। ये क्या बोल रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा कर ही नहीं रहा है। कितना खर्चा है हमारा? कितना खर्च करते हैं R&D पे? कल ही पढ़ाया था यार, 2 यूएस और चाइना कितना करते हैं? इसमें क्या पढ़ाया मैंने? कल ही बताया था। यूएस एंड चाइना 2 to 3% ऑफ देयर GDP खर्च करते हैं R&D पे। हम कितना करते हैं? 0.6। आ गया यार? ऐसे कंटेंट पलट के नहीं लिखना होता, थोड़ा 10 ग्राम दीवार लगाना हो, याद आ जाता है। ठीक है, क्यों करते हैं वो? और वो भी 0.6 भी तुम समझोगे ना, इट इज मोर गवर्नमेंट ओरिएंटेड। गवर्नमेंट उसमें ज्यादा करती है, और गवर्नमेंट किस चीज में खर्चा करेगी? डिफेंस में। इट इज डोमिनेटेड बाय द डिफेंस R&D। तो हमारे देश की इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ेगी? तुम्हें लगता है हम नई माइक्रोसॉफ्ट खड़ी कर पाएंगे? तुम्हें लगता है हम AI के मॉडल बना लेंगे? मुझे समझे कि नहीं समझे? दैट्स व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट, कि तुम्हारी शॉर्ट टर्म विजन है,
and forcing mechanism. State upgrades capacity only when productive from demand efficiency to survive in competitive market rather than seeking. क्या बोलना चाह रहे हैं इस बात का क्या मतलब हुआ? एक एक लाइन समझा रहा हूँ इस सर्वे की, क्या मतलब हुआ इसका? स्टेट कब अपनी कैपेसिटी अपग्रेड करेगा? व्हेन प्रोडक्टिव फॉर डिमांड एफिशिएंसी टू सर्वाइव इन competitive market rather than seeking protection. प्रोटेक्शन कैसे सीख करते हैं? टैरिफ्स। तुम फार्मर हो, तुम यही प्रोटेस्ट करते रह जाओगे कि भाई साहब यूएस के लिए मार्केट ओपन मत करो। अभी होने वाला देखना, विद इन दिस मंथ प्रोटेस्ट होने वाले। दिमाग खुला रखना और अखबार पढ़ते रहना, ठीक है? उस प्रोटेस्ट वुड बी लेड बाय भारतीय किसान मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, एमकेएसएस, ठीक है? होने वाले हैं। क्यों? बता देता हूं अभी। यूएस के लिए मार्केट ओपन कर दिया हमने। गॉट इट? ये बोल क्या रहे हैं भाई साहब? स्टेट की कैपेबिलिटी बढ़ाओ और मार्केट एफिशिएंसी कंपटीशन में सरवाइव करना सीखो, प्रोटेक्शन नहीं। मुझे नेक्स्ट सिटीजन नॉर्म्स एंड सोशल फाउंडेशन। ये क्या कह रहे हैं? कॉस्ट ऑफ एनफोर्समेंट। कॉस्ट ऑफ एनफोर्समेंट क्या मतलब हुआ? आपने लॉ बना दिया, स्टेट सिटीजन उसको क्या नहीं कर रहा है? कंप्लायंस ही नहीं कर रहा है। लॉ बना दिया, क्या? हेलमेट पहनने वाला, तुम लोग नहीं पहन रहे, तुमको हीरो बनना है ना? तो स्टेट मस्ट स्पेंड स्केर्स बैंडविड्थ ऑन पोlicing रिड्यूसिंग कैपेसिटी फॉर डेवलपमेंट। अब स्टेट को हर एक पुलिस वाला कहाँ खड़ना पड़ेगा? हर एक चौराहे, हर एक चौराहे में ठुल्ला खड़ा रहेगा, है ना? वो हेलमेट ही देखता रह जाएगा, उसका काम क्राइम रोकना था। कैसे रोकेगा वो? उसका काम, अगर हम ओवरऑल स्टेट की बात करें तो स्टेट यही करते रह जाता है क्योंकि सिटीजन डू नॉट कंप्लाई, ठीक है? प्लेटो की स्टेटमेंट है इंडिविजुअल रिट लार्ज, स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। उसका मतलब है स्टेट जैसा इंडिविजुअल वैसा स्टेट। अगर इंडिविजुअल अच्छा है स्टेट भी अच्छा होगा, अगर अंदर से आप अच्छे हो स्टेट भी अच्छा होगा। इन दी एंड आप ही चुन रहे हो, आप भी तो तुम्हारे दिल में है। कास्टिस्ट तुम ही हो इसलिए स्टेट कास्टिस्ट है, तुम ही कम्युनल हो इसलिए स्टेट कम्युनल है। हम एक साइकोलॉजी में एक टर्म है, दूसरों को ब्लेम करने से खुशी मिलती है, अंदर नहीं झांकते हैं कभी, क्योंकि झांकना नहीं चाहते, स्केर्स अस। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक सर्वे इज सेइंग कि कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट है, अगर इंडिविजुअल डू नॉट कंप्लाई विद द रेगुलेशंस, स्टेट को क्या करना पड़ेगा? रेगुलेशंस लगानी पड़ेगी, देखना पड़ेगा। अब स्टेट की जो कैपेसिटी, जो बैंडविड्थ है ना, टाइम पैसा सब कुछ, वो कहाँ चला गया? आपको ही देखने में चला गया। करना कहते हैं स्टेट को? डेवलपमेंट। समझे? अब समझ में आ रहा है एक हेलमेट ना पहनने का क्या दिक्कत है? ये भी हो सकता है वो पुलिस वाला किसी कोई रेप रोक रहा होता, कोई मर्डर रोक रहा होता, मगर तुम्हारे हीरोपंथी को रोक रहा है वो। समझ में आया? नेक्स्ट है स्टूवर्डशिप। स्टूवर्डशिप क्या होती है? गार्जियनशिप, इस चीज को प्रोटेक्ट करना। सिटीजन मस्ट ट्रीट पब्लिक स्पेसेस एंड एसेट विद सेम केयर एज प्राइवेट प्रॉपर्टी, है ना? ये तो फंडामेंटल ड्यूटी भी है ना। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ फ्रीबीज आ गया ना। हैंडआउट्स ऑफन फाइनेंस्ड बाय बोरोइंग, पुशिंग बर्डन ऑन टू फ्यूचर जनरेशंस। बोरोइंग अगर आप करके हैंडआउट्स दे रहे हो, लाडली बहना योजना चला रहे हो, अगर वो पैसा बोरोइंग से आ रहा है
वो बोरिंग किसी न किसी को देनी पड़ेगी ना, आज नहीं तो कल, तो आने वाली जनरेशन के ऊपर वो बर्डन आता है, तुम्हारे बच्चों पे आएगा। ठीक है, हम करेंगे ही नहीं सर। रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप इन्वॉल्व रिकॉग्नाइजिंग द इंटरजेनरेशनल गोल, हर जगह पे यही बात है। अगर मैं एनवायरमेंटल डेवलपमेंट की बात करूं, यही चीज है। बात समझ में आई? देन नेक्स्ट, डिलेड ग्रेटिफिकेशन एंड द कॉस्ट ऑफ इम्पेशंस। The constraint competing globally require incurring near-term cost for the long-term gains. अगर मुझे ग्लोबली compete करना है तो शॉर्ट टर्म में नुकसान झेलना पड़ेगा, तभी करूंगा, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। इसमें क्या, कल्चर ऑफ शॉर्टकट्स एंड इम्पेशंस लीड्स टू स्किल डिके। जो हम ये जुगाड़ कल्चर बोलते हैं ना इंडिया में, बहुत बड़ा जुगाड़, खुद को प्राउड फील करते हैं, ये क्या है, शॉर्टकट्स। तुम इसी में लगे रहोगे और तुमने कभी स्किल ली ही नहीं, तो सामने वाला पर्सन जो स्किल लेता जा रहा है वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, यही बोलता हूं ना मैं, स्मार्ट स्टडी करनी है मगर हार्ड वर्क करना है, इट विल ऑलवेज बीट। शॉर्टकट्स एक बार कर लोगे, शॉर्टकट मतलब तुमको पढ़ना चाहिए था नितिन सिंघानिया, है ना, मेरे नोट्स पढ़ लिए, किसी और टीचर के नोट्स उठा के खुद को अच्छा फील करवा लिया कि हमारा हो गया। एक बार के लिए मेरे नोट्स पढ़ोगे, पीवाईक्यू हो जाए, नो, ठीक है, मगर कुछ ना कुछ छूट जाएगा मन, और वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम करने वाला है, मुझे, है ना। शॉर्टकट स्किल डिले करता है। एन एंटरप्रेन्योरियल स्टेट कैन नॉट सर्वाइव इन सोसाइटी दैट डिमांड इंस्टेंट रिजल्ट्स ओवर सस्टेन्ड लर्निंग। एक एंटरप्रेन्योरियल स्टेट जो है वो ऐसी सोसाइटी में सर्वाइव नहीं कर सकता जिसको चाहिए तुरंत, जहां पे ब्लिंकिट चलता है, जोमेटो चलता है ना, समझे कि नहीं समझे? मतलब मेरी खुद की बायसनेस है, ऐसा कुछ नहीं, तो मेरा खुद का इंटरप्रिटेशन है। मगर जिसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, तुम्हें अगर फ्यूचर की ग्रोथ चाहिए तो तुम्हें अभी फ्रीबीज छोड़नी पड़ेगी, एज सिंपल एज दैट, दैट्स व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट। समझे? तुम फ्रीबी छोड़ोगे तभी तो स्टेट उन पैसों को कहीं आगे खर्च करेगा, तभी तो एआई में खर्च करेगा, तभी तो R&D करेगा। तुमने छोड़ते ही नहीं, क्यों? क्योंकि तुम्हें लॉन्ग टर्म में नहीं चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, इंस्टेंट। बात समझ में आई? आई कि नहीं आई? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, और ये तुम्हारी स्टडी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम जो पढ़ते हो, तुम्हें शॉर्टकट्स, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, लेकिन उसकी बजाय लॉन्ग टर्म सोचो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा डिले करो ग्रेटिफिकेशन को, अभी मत करो जो भी कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेशनलाइजिंग रिफॉर्म्स, टास्क फोर्स ऑन कंप्लायंस रिडक्शन। इनिशिएटिव क्या है, एक टास्क फोर्स जो कंप्लायंस रिडक्शन एंड डी रेगुलेशन पे टास्क फोर्स लगाइए, बनाइए। डी रेगुलेशन का मतलब क्या हुआ, रेगुलेशंस को रिलैक्स करना। कब बनाई गई है, जनवरी 2025। ड्राइविंग रिफॉर्म्स अक्रॉस द स्टेट, स्टेट्स को जा जाके बता रही है यहाँ पे डीरेगुलेट करो। स्कोप क्या है, 23 प्रायोरिटी एरियाज इन्होंने निकाले, 5 सेक्टर्स में, लैंड, लेबर, कंस्ट्रक्शन, यूटिलिटी एंड ओवरऑल। 5 सेक्टर के अंदर 23 एरियाज निकाले जहां पे स्टेट कैन डू डीरेगुलेशन। प्रोग्रेस क्या हुआ है, बाय जनवरी 2026 76% ऑफ आइडेंटिफाइड रिफॉर्म्स इंप्लीमेंटेड बाय द स्टेट। इन्होंने जब बोला 76 स्टेट ने कर दिया। इम्पैक्ट केस स्टडी क्या है, इन्होंने केस स्टडी भी दी है। त्रिपुरा के अंदर डीरेगुलेशन लेड टू सर्ज इन इन्वेस्टमेंट एमओयूज। डीरेगुलेशन किया त्रिपुरा के अंदर तो हुआ क्या, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आना स्टार्ट हो गई। अंडमान एंड निकोबार के अंदर
ओनलाइन चेंज इन लैंड यूज सिस्टम बूस्टेड टूरिज्म एंड क्रेडिट फ्लो। लैंड यूज सिस्टम क्या होता है कि आप इस लैंड का क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे टूरिज्म डेवलपमेंट कर सकते हैं, या फिर ये खेती की जमीन है, या फिर ये एसटी शेड्यूल ट्राइब्स की जमीन है, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, ऐसा ही है ना। तो ये सारा सिस्टम पहले ऑफलाइन होता था, हमने ऑनलाइन कर दिया, तो इससे क्या हुआ, टूरिज्म बूस्ट। फेज टू, अब तक तो एक ही था, यही तो हुआ है ना इन्हीं सेक्टर्स में, देख लो तुम। लैंड रिफॉर्म्स आए हैं, लेबर के अंदर 4 लेबर कोड्स इंप्लीमेंट हुए हैं, ये हो चुके 76%। अभी फेज टू आने वाला, इसमें क्या क्या होंगे, हेल्थ, एजुकेशन एंड एनवायरमेंट। ठीक है, आगे क्या होने वाला है वो बता रहा हूं मैं तुम्हें, भविष्यवाणी बता रहा हूं तुम्हें, बिना पैसे ही। तो कंक्लूजन क्या है, फ्रॉम रूरल राज टू सिटीजन राज, ये लाइंस यूज करनी कंक्लूजन में। तो पूछा ना कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, यही सब लिखना होता है कि फ्रॉम रूरल राज टू सिटीजन राज हमें मूव करना चाहिए। स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी में, इंडिया मस्ट बिल्ड कैपेबिलिटीज दैट वर्ल्ड डिपेंड्स अपॉन, वही बातें। दिस रिक्वायर इंटेलिजेंट इंडिजनाइजेशन। बात क्या हुई, इंडिजनाइजेशन का मतलब क्या है, खुद से सारे काम करना, मगर वो इंटेलिजेंट होने चाहिए, ऐसे नहीं सारा ही काम गधों की तरह खुद कर रहे हो। तुम जैसे स्टूडेंट हो, ठीक है, अभी तुम सारा गधों की तरह खुद से खाना बनाना स्टार्ट करते हो, तुम जाएगा ना। क्यों बनाते हो खाना, ये एग्जैक्ट बात बता रहा हूँ बिल्कुल, केस स्टडी तुम्हारे ऊपर। तुमको क्या लगता है बाहर का खाना अच्छा नहीं है, टेस्टी नहीं है, इससे अच्छा तो मैं खुद ही बना रहा हूँ। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ, डिलेड ग्रेटिफिकेशन कैसे करना है, कोई बात नहीं, एक साल सह लेंगे, टिफिन मंगवा के खा लेते हैं या मेड लगा लेते हैं, है ना, है कि नहीं। दैट्स व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट। कपड़े खुद से नहीं धोते हैं, छोड़ो, अच्छे नहीं भी धोने की कोई बात नहीं, धुलवा लेते हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से कहां पे जाना है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। दैट्स व्हाट इट इज टॉकिंग। समझे, लाइफ से समझे कि नहीं समझे। And India should engage with global value chains to stress test domestic institution. डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के ऊपर स्ट्रेस लेके आओ, स्ट्रेस एक टेस्ट है, एंड इट विल शो व्हाट वी आर मेड ऑफ। नेक्स्ट, विजनरी ब्यूरोक्रेसी, citing software industry survey notes state capacity work best when it moves from producer and protect to facilitate and coordinate। खुद ही प्रोड्यूस कर रहा है और अपने प्रोडक्शन को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, इसको छोड़ के कहा जाना चाहिए, फैसिलिटेट करना एंड कोऑर्डिनेट करना। और ये किसका एग्जांपल ले रहा है, आईटी सेक्टर। बात समझ में आई, आई कि नहीं आई। अब क्वेश्चन लिखो मैं इसका, 15 मार्क्स। लिखो, recently recently the state has been shaken, recently the world state नहीं, sorry world लिखो, sorry, the world has been shaken by the security concerns that each country is facing, leading to leading to deglobalization। full stop।
इस पूरी लाइन को इन्वर्टेड कॉमा में डाल दूं। सजेस्ट सम इकोनॉमिक methods by which India can gain economic indispensability in the world. Indispensability in the world. 15 marks. We'll have to write 3 pages. Okay, 250 words. अब 250 वर्ड्स को 3 पेजेस में कैसे लेके जाना है, ये तुम्हारे ऊपर बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 250 वर्ड लिखते, क्योंकि कई बहुत छोटा छोटा लिखते ना, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसको बड़ा बड़ा लिखना चाहिए, तो तुम्हारे वर्ड्स काउंट करने नहीं बैठेगा वो। क्या लिखो, सबके कॉपी लिखी हुई दिखनी चाहिए मेरे को। क्यों पानी वानी पिला दो, बोल रहा एक और था। अगर इसमें इकोनॉमिक वर्ड हटा दो तो यही सेम क्वेश्चन GS2 में आ जाएगा, सेम एग्जैक्ट।
किस किसने ढंग से लिखा है? कंप्लीट किस किस का हो गया?
लिख लो, कंक्लूजन लिख लो सारे। 15 मिनट में भी तुमसे एक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो रहा है, कैसे काम चलेगा ऐसे? गुड। पूरा परसेंट जाना होता है कि 2 - 6%। मैंने डायरेक्ट 4 + -2। अरे बस करो। अरे बस कर भाई, कितना लिखोगे? हो गया। घर जाके और अच्छे से लिख के लेके आना है। मतलब समझो मैं कहना क्या चाहता हूं इसके अंदर, कि भाई डीग्लोबलाइजेशन हो रहा है सिक्योरिटी कंसर्न से। क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होता है? सजेशन से। ऐसी इकोनॉमिक मेथड बताओ जिससे इंडिया इंडिस्पेंसिबल बन जाए। इंडिस्पेंसिबल मतलब यूनिक, प्रोड्यूसिंग यूनिक थिंग्स, इंटीग्रेटेड, वर्ल्ड नीड्स अस। कौन कौन से सेक्टर में करोगे खुद से सोचो, क्या क्या करोगे वो खुद से सोचो। एक ही बातें नहीं लिखनी है, डेटा या ही नहीं लिखना बस, बाकी भी लिखना है। और सिर्फ आत्मनिर्भर भारत नहीं लिखना है, उसे होगा क्या ये तो बताओ। मैं कैसे मानूं आत्मनिर्भर भारत से इकोनॉमिक इंडिस्पेंसिबिलिटी आ जाएगी? समझे ना? समझे कि नहीं समझे? ये सारी चीजें थी। ओके, लेट्स मूव टू अर्बनाइजेशन। हल्का हल्का कर लेते हैं, अब जो अब चैप्टर बचे हुए हैं वो वैसे भी सोशल इश्यूज के चैप्टर बचे हैं। थोड़े बहुत जो हैं वो कर लेते हैं, और ज्यादा नहीं। आज मैं तुमको संडे के दिन तुम्हारा संडे खराब नहीं करूंगा, थोड़ा बहुत पढ़ा के, क्योंकि अब बाकी जो चैप्टर है हेल्थ, एजुकेशन। अरे बस करो भाई, इधर देखो। हम उसके बाद क्या करेंगे, ये सोशल इश्यूज जो कल से स्टार्ट होने वाले हैं, वहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हम्म। बजट नहीं पढ़ा रहा, कुछ आया नहीं बजट में पढ़ाने का। तुमको चाहते हो तो दिखा दूंगा 1 घंटे में सारी हेडलाइंस। मतलब अब मैं ये थोड़ा ना बताऊंगा कि इतना करोड़ इस मिनिस्ट्री को दिए हैं, इतने करोड़ इस मिनिस्ट्री को दिए हैं, कोई काम का नहीं है। ठीक है, कोई न्यू स्कीम्स आएगी, थोड़ा बहुत देख लेंगे बस, उससे ज्यादा है। आधी चीजें तो हमने ऑलरेडी इसमें कर ही ली हैं, कि हमारा इतना फिस्कल डेफिसिट रहने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद अर्बनाइजेशन, मेकिंग इंडिया सिटी वर्क फॉर इट्स सिटीजंस। कितना अर्बनाइजेशन अभी? कितने परसेंट लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं?
66% लोग अर्बन एरिया में रहते हैं। थर्टी थ्री 34 35% लोग रहते हैं अर्बन एरियाज में। स्टिल इंडिया लिव्स इन विलेजेस। ठीक है, भारत रहता है, इंडिया तो शहरों में रहता है। ठीक है, तो व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट, let's see, agglomeration economies underpin the logic of urbanization। अर्बनाइजेशन का जो लॉजिक है वो कहां से आता है? एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। एग्लोमरेशन क्या होता है? कलेक्शन, बहुत बड़ा कलेक्शन, बिग थिंग्स। ठीक है, अर्बनाइजेशन में क्यों रह रहा हूं? क्यों तुम एक छोटे से डब्बे में रहते हो? गांव में बड़ा सा घर में तो रह सकते हो, है ना? वो इकोनॉमी क्या क्या उस चीज का लॉजिक है? एग्लोमरेशन। एक साथ जब बहुत सारे लोग रहेंगे तो उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। दैट्स व्हाट ड्राइव्स अर्बनाइजेशन। एंड जिससे क्या होगा? एफिशिएंट जॉब मैचिंग। एक साथ बहुत सारे रहेंगे तो एफिशिएंट जो जॉब रिक्वायरमेंट और जो वर्कर है वो एक साथ मैच कर लेंगे। नॉलेज स्पिल ओवर, एक का इफेक्ट दूसरों पे आएगा। नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज एंड स्पेशलाइज्ड इनपुट्स। शेयरिंग कैसे होती है? एक मैंने रोड्स बना दी, उसी पे सारे काम हो रहे हैं, है ना? नेक्स्ट, इससे क्या मिलता है? ग्रेटर प्रोडक्टिविटी मिलती है, इम्प्रूव फ्रॉम फर्म डायनेमिज्म। डायनेमिक्स, फर्म डायनेमिक्स होती है, अलग अलग जगह पे काम करती है, अलग अलग सेक्टर्स में काम करती है, एक ही फर्म बहुत सारे काम कर देती है। एंड स्ट्रॉन्गर इनोवेशन आउटपुट्स। दिस इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट। अब आता है एफएसआई, फ्लोर स्पेस इंडेक्स बोलते हैं एफएसआई। ठीक है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स क्या होता है? कितनी जगह पे कितने लोग रह रहे हैं, कितने घरों में। फ्री फ्लोर स्पेस इंडेक्स अक्रॉस इंडिया सिटीज लोअर देन अ मेजर सिटी अक्रॉस ग्लोब्स। ग्लोब में जो लोग रहते हैं उनमें क्या रहता है? स्काई स्क्रेपर्स है बहुत ज्यादा, तो वहां पे थोड़ी सी जगह पे बहुत सारे लोग रह लेते हैं। ठीक है, इंडिया में कम है। इट इज टॉकिंग अबाउट डिफरेंट डिफरेंट सिटीज की बात करते हैं। देखो सिंगापुर में तो इशू, टोक्यो, डेनवर, हमारे वाले देखो कहाँ पे है। दिल्ली, बेंगलोर ऑब्वियसली होना ही था। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई। ये तो समझ में आता ना, पुणे में कम भीड़ है मुंबई से, है ना? लोकल नहीं है यहाँ पे। देन अनलॉकिंग द लैंड प्रोडक्टिविटी विल हेल्प रिड्यूस अर्बन स्प्रॉल। अर्बन स्प्रॉल क्या होते हैं? स्प्रॉल क्या होता है? वर्ड सुना होगा ना, इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा। स्प्रॉल क्या होता है? नहीं, अच्छे पेज फॉलो किया करो। अर्बन स्प्रॉल क्या होता है? हाँ, माइग्रेशन की बात की जाती है। कैसे बताऊं तुमको? गुच्छा, गुच्छा, अनप्लैंड गुच्छा। ठीक है, क्या रिड्यूस करना है? अर्बन स्प्रॉल को कम करना है। कैसे? लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी। यहाँ पे लैंड प्रोडक्टिविटी इज नॉट टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? थोड़ी सी जगह पे ज्यादा लोग रहे, है ना? बात समझ में आई? तो क्या करते हैं? इंक्रीजिंग एफएसआई एट स्केल अक्रॉस सिटीज, इंप्रूविंग लैंड टाइटलिंग फॉर ईज ऑफ ट्रांजेक्शन। लैंड टाइटलिंग क्या होती है? किसी जगह पे अर्बनाइजेशन डेवलपमेंट कब होगा? कब बड़े बड़े घर बनेंगे? जब टाइटल्स क्या होंगे? टाइटल्स क्या होते हैं? किसके नाम है जमीन, वो श्योर होंगे, कंक्लूसिव होंगे। वरना क्या होता रहेगा? डिस्प्यूट होते रहेंगे। तो लैंड टाइटलिंग को मैं अच्छा करूंगा तो उससे ट्रांजेक्शन्स की ईज आएगी। आप किसी से जमीन खरीद रहे हो तो पता तो होना चाहिए उसकी है कि नहीं, वरना सारी उम्र डिस्प्यूट में रह जाती है। तो गवर्नमेंट मेजर्स क्या है? भू आधार, भू बोले तो भूमि,
भूमि बोले तो जमीन, वसुंधरा, ठीक है। आधार है उसका एक, आधार कार्ड जैसे तुम्हारा एक यूनिक आधार कार्ड है ना, यूनिक नंबर है, ऐसे ही हर एक लैंड के पार्षद का क्या करती है मैंने, आधार कार्ड, समझे। देन नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, डॉक्यूमेंटेशन में ईज किया था सब कुछ। Reduce developmental control regulation needs to be followed by improvements in mobility, sanitation and waste management. मतलब क्या हुआ इस बात का कि भाई आप चाहते हो कि डेवलपमेंटल कंट्रोल को डीरेगुलेट करो, इससे पहले डीरेगुलेशन की बात चल रही थी ना, ये किसमें होना चाहिए, कब अच्छा है, जब किसमें इंप्रूवमेंट करो, मोबिलिटी में। हमेशा लोकल नहीं चला रही है, मेट्रो चला रही है, समझे, है ना। सैनिटेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, सैनिटेशन इंप्रूव करना पड़ेगा। एंड वेस्ट मैनेजमेंट, दिल्ली की तरफ पहाड़ नहीं लगाने, ठीक है, बात समझ में आया। जहां पे देखना तुम डर जाओगे, सच में पहाड़ है, कचरे के पहाड़, वो नहीं करना। बात समझ में आई, दैट्स व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट। देन हाउ टू टैकल मोबिलिटी इशू, सो इन 2024 कम्यूटर्स इन, कम्यूटर क्या होते हैं, पैसेंजर्स इन बेंगलुरु, मुंबई, न्यू दिल्ली लॉस्ट 117 आवर्स, जाम लगा रहता है, 103 hours and 76 hours respectively during rush hour। सबसे ज्यादा कहाँ पे जाते हैं, बेंगलुरु, उसके बाद, उसके बाद दिल्ली। क्या समझ में आता है कहाँ भीड़ ज्यादा है, फिर यही जो दिखती नहीं, दिल्ली का बहुत फेमस नाम है ना, बेंगलुरु तो फिर भी फेमस है, मुंबई की कोई बात ही नहीं करता है। सिटी ऑफ ड्रीम्स, ड्रीम्स बोल के कचरा फैला दिया लोगों के दिमाग में, लोग मर, लिटरली में लोग मर रहे हैं सिर्फ गिरने से, ठीक है, nobody is talking about। In recent years, India witnessed a massive expansion in public transport। ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि कुछ पिछले सालों में, गवर्नमेंट की तो तारीफ करेंगे ही ना, एक्सपेंशन हुआ किसका, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। मेट्रो हर जगह खुल गई है, पुणे, है ना, RRTS रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, एंड ई बसेस, ई बसेस क्या है, इलेक्ट्रिक बसेस। तो मेजर ये सारे आउटकम जो मोबिलिटी के इश्यू हैं, इनको झेलने के क्या क्या मेजर्स है, पहले ऑगमेंट एंड डिजिटाइज बस फ्लीट, बस की जो फ्लीट्स है उनको डिजिटाइज करो। डिजिटाइज करने का मतलब क्या हुआ, हाँ, ट्रैकिंग करो उनकी ऑनलाइन, हर जगह पे ट्रैकिंग होनी चाहिए। और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, सिर्फ वन कार्ड है, हम जब पढ़ते थे तब नहीं था वो, तब हम आपस में ऐसे ही इकोनॉमिक्स सर बैठ के दो दोस्त ऐसे आपस में बात करते थे कि यार बहुत सारे कार्ड नहीं है, एक मेट्रो कार्ड, फलाना कार्ड, एक ये कार्ड, एक ये कार्ड, एक ही कर देना चाहिए। वही किया है गवर्नमेंट बाद में, ठीक है। तो ये सारे काम करो, फिर फाइनेंस फर्स्ट ई बस डिप्लॉयमेंट, पहले किसको फाइनेंस करो, ई बस डिप्लॉयमेंट। फिर मेन स्ट्रीम लास्ट माइल एंड शेयर्ड मोबिलिटी, लास्ट माइल मोबिलिटी होनी चाहिए। कार आप क्यों लेके जाते हैं काम पे, आपको पता है कि मैं मेट्रो में, आप स्कूटी लेके आते हो ना यहाँ पे, क्यों लेके आते हो, आपको पता है मेट्रो में जा भी चले भी जाएंगे तो लास्ट माइल तक कनेक्टिविटी नहीं है ना, यही रीजन है ना, इसी की बात कर, तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी होनी चाहिए और शेयर्ड मोबिलिटी, मतलब ज्यादातर लोग एक साथ ट्रैवल करते हैं मेट्रो। दिल्ली में एक अच्छा सोल्यूशन तो इसका क्या निकला है, हर एक तो हर जगह, बहुत जगह मेट्रो जाल फैला हुआ है, लगभग हर जगह यू कैन रीच बाय मेट्रो। फिर मेट्रो से नीचे जाने के बाद ना ई रिक्शा, यहाँ पे ई रिक्शा कल्चर नहीं है, दिल्ली में बहुत है, बहुत ही ज्यादा, यहाँ पे ऑटो वालों का कल्चर बहुत ज्यादा है ना, दिल्ली में ऑटो वालों की बिल्कुल हवा निकाल देगी रिक्शा वालों, ठीक है, बिल्कुल कुछ है ही नहीं, मतलब बहुत अभी है, बिल्कुल ऐसी बात हो तो बंद हो गए हैं वो ऑटो पे, मगर
कंपटीशन बहुत ज्यादा आया है ई रिक्शा से, और इसको क्या बोल रहे हैं लोग, इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन। हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, इलेक्ट्रिक कार्स आती है या जगह में इलेक्ट्रिक स्कूटी आ जाती है। देयर इज अ साइलेंट इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन, मोबिलिटी रेवोल्यूशन हैपनिंग इन दिस इन इंडिया। फॉर एग्जांपल मेरे गांव में, अगर हरियाणा की बात कर रहा हूँ, अगर 100 न्यू व्हीकल्स आ रहे हैं तो उनमें से 80 इलेक्ट्रिक आ रहे हैं। थिंग्स लाइक ई रिक्शा, ई रिक्शा पे कहीं काउंट नहीं होते, किसी गवर्नमेंट डेटा में काउंट नहीं हो रहा है। ई रिक्शा हर जगह फैल रहा है, एटलीस्ट इन नॉर्थ इंडिया तो फैल रहे हैं। छोटे छोटे टायर 2 टायर 3 सिटीज में भी यही हो गया। समझे कि नहीं समझे, ये उसी की बात कर रहे हैं, मतलब ई रिक्शा की बात नहीं कर रही, शेयर मोबिलिटी की बात कर रहे हैं, बस इसकी। देन ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट एंड वैल्यू कैप्चर अराउंड स्टेशंस। ये बड़ी बड़ी बातें हैं क्या। ट्रांजिट क्या होते हैं, हाँ, कनेक्टेड। ठीक है, एक ये लाइन होगी तो बीच में कनेक्शंस बढ़ाओ इनके आपस में, ताकि किसी को एक जगह से उस दूसरी तरफ जाना हो तो बहुत घूम के ना आना पड़े, है ना। सिंपल भाषा में इसका मतलब यही है। देन मैनेज डिमांड विद ज्योमेट्री इज मोस्ट बाइंडिंग थ्रू कंजेशन प्राइसेस एंड पार्किंग मैनेजमेंट। क्या बात कर रहे हैं, नहीं बात की तो कर रहे हैं, बट डिमांड को मैनेज करना किससे, ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग। ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग मतलब उसको फैलाना है ऐसे, यहाँ से यहाँ हो गया एक मतलब स्पोकन विल जैसे सिस्टम होता है, ठीक है, और उसके ऊपर मैनेज करना है इसको, पार्किंग को। कहीं पे आपको लगता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पार्किंग का इश्यू है, वहां पे क्या कर दो, प्राइस बढ़ा दो। आप चाहते हो कि यहाँ से यहाँ होनी चाहिए पार्किंग, यहाँ प्राइस बढ़ा दो, यहाँ घटा दो, अपने आप हो जाएगा। बात समझ में आई। देन गवर्नमेंट मेजर्स टू हैव सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन वेस्ट मैनेजमेंट। हर जगह तो कचरे वाला आता है ना, बहुत अच्छा सा गाना होता है, अरे कचरे वाला आया नहीं है भाई, गाना कुछ और है, स्वच्छ भारत का जो गाना है। डोर टू डोर कलेक्शन बढ़ा है, ठीक है। 2014-15 में तो बोले नेग्लिजिबल था ही नहीं डोर टू डोर कलेक्शन। अभी 98% ऑफ अर्बन वार्ड्स को क्या कर रहे हैं, केटर कर रहे हैं। 2.5 वेस्ट कलेक्शन व्हीकल्स हैं नेशन वाइड। GPS enabled vehicles and integrated command center in many cities to monitor collection routes। कहां से जाना, सब जगह GPS enabled है एंड डिजिटली कनेक्टेड है। देन वेस्ट प्रोसेसिंग इन 2014-15 क्या होता है वेस्ट प्रोसेसिंग, ट्रीटमेंट ही नहीं और भी बहुत सारी चीजें हैं। कलेक्शन के बाद उसको मैनेज करना, सेपरेशन हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, वेस्ट टू वेल्थ हो गया, एनर्जी निकालना हो गया, सब कुछ वेस्ट प्रोसेसिंग का पार्ट। वेस्ट प्रोसेसिंग इन 2014-15 कितना था, 16%। 16% मतलब जितना कलेक्ट किया उसका 16% है। अभी कितना है, 80%। ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है, मगर तुम्हें लिखना यही है। और तुम्हें जहां भी 80% लिखा हुआ ब्रैकेट में लिखना है इकोनॉमिक सर्वे 2025-26। बात समझ में आई। झूठ जब भी लिखना हो लिखो, सोर्स तो झूठ का, जैसे ये भाई सब दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, चेंजिंग द एटीट्यूड ऑफ पब्लिक टुवर्ड्स वेस्ट मैनेजमेंट इन द केस ऑफ इंदौर। एक वो एड आती थी बहुत अच्छी, पब्लिक एटीट्यूड चेंज करने के लिए। तो ऐसे एक वो बच्चा पूछ रहा होता है, कि बच्चा रो रहा होता है तो स्कूल नहीं जा रहा होता है, तो उसकी माँ बोलती है देखो कचरे वाले, कचरे वाला बन जाएगा तू। फिर बाद में आते, कचरे वाले जब तुम हो वो तो कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। इंदौर का इन्होंने क्या किया है, एक एग्जाम्पल दिया है। इसमें क्या किया है, रीइंफोर्सिंग सेग्रीगेशन प्रैक्टिस। जब भी आप कचरा फैलाओ, तो क्या फैलाने वाले हो, उस कचरे को सेग्रीगेट करो, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आएगा इन्वायरमेंट में पड़े हैं? चलो कोई बात नहीं,
अलग अलग है ना, मेडिकल वेस्ट अलग रखो, गीला कचरा, सूखा कचरा वगैरह, प्लास्टिक कचरा, वो क्या है, से ही सेग्रीगेट करके रखो, ताकि मुझे कलेक्ट करूं और फिर मुझे प्रॉब्लम ना हो। देन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कम्युनिकेशन, लोगों तक बात फैलानी तो ट्रेडिशनल मेथड यूज करो, और मॉडर्न कम्युनिकेशन, मॉडर्न कम्युनिकेशन मतलब डिजिटल एडवर्टाइजमेंट्स, और ट्रेडिशनल से नुक्कड़ नाटक, ठीक है, रेडियो शोज, ओथ टेकिंग बाय स्कूल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को लीडरशिप बाय रिलीजियस एंड लोकल लीडर्स मोबिलाइजेशन एंड स्ट्रिक्ट पेनल्टीज। इसने इंदौर को क्लीन सिटी बना दिया है, ठीक है। सोशल डेवलपिंग सोशल ऑर्डर एंड सिविक सेंस, cities must prioritize rule certainty over rule proliferation, मतलब रूल बढ़ाने नहीं है, हर चीज के रूल्स लगा दिए। रूल प्रोलिफरेशन का मतलब क्या हुआ, ज्यादा रूल्स मत लगाओ, क्या रूल्स होंगे ये रखो, लोगों को पता होना चाहिए यही रूल है। अर्बन डिजाइन सर्विस डिलीवरी मस्ट बी यूज्ड एज बिहेवियर इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। इंसेंटिव, ये क्या अर्बन डिजाइन कैसे हुआ, हर मेट्रो के नीचे हर जगह पे एक क्या होने चाहिए, यस, डस्टबिन होने चाहिए। बात समझ में आई, बाकी नेक्स्ट, इंसेंटिव शुड बी अलाइन विद करेक्ट बिहेवियर, करेक्ट बिहेवियर को क्या करो, इंसेंटिव दो, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, ऐसे क्या करो, सोशल रिकग्निशन दे दो। मैस्लो के जो पिरामिड है, उसमें क्या होता है, सबसे पहले आदमी फिजिकल नीड्स पूरी करता है, खाना पीना वो टाइम होते यार, देन सोशल रिकग्निशन, फिर रिलीजियस मतलब स्पिरिचुअल वगैरह, ठीक है। अगर तुम रिकग्नाइज करोगे, उनको अवार्ड देने लग जाओ, है ना, एक अवार्ड बना दो भाई, स्वच्छता वॉरियर, है कि नहीं, समझे कि नहीं समझे, हर एक बोर्ड के अंदर अवार्ड देना स्टार्ट कर दो, तो लोग अपने आप करना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, यूजिंग बिहेवियर नज टू एनकरेज सोशल कॉन्ट्रैक्ट अराउंड सिविक सेंस, समझ में आया, सिस्टम बेस्ड सिविक सेंस अवेयरनेस रेदर देन एपिसोडिक मैसेजिंग, एपिसोडिक मैसेजिंग नहीं होनी चाहिए, सिस्टम में लेके आओ, ऐसा नहीं कि अचानक से आके भाई साहब क्या बोलते हैं, किसको लेके आते हैं हम, अमिताभ बच्चन को, कुछ भी काम होता है अमिताभ बच्चन को ले आते हैं, भाइयों बहनों, वो सब नहीं करना, सिस्टम ऐसा बनाना है कि लगातार वो चीजें इन्फोर्स, देन एफर्ट्स टू स्ट्रेंथन सिविक ऑर्डर, क्या बकवास पढ़ा रहा हूँ, नॉन टेंजिबल एस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर सिटीज, बस करो भाई। फोर्टीन, इवोल्यूशन ऑफ एआई इकोसिस्टम इन इंडिया, द वे फॉरवर्ड, एआई के बारे में बातें करनी है, तो ये क्या बोले, कुछ ट्रेड ऑफ है इंडिया के लिए, ट्रेड ऑफ मतलब, ट्रेड ऑफ क्या होता है, तुम जिंदगी में कौन से ट्रेड ऑफ करते हो, हाँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ट्रेड ऑफ है ना, तुम डेली ट्रेड ऑफ करते हो, सोना पसंद है, क्लास आते हो, है ना, मैं तो करता है, ठीक है। तो कुछ कंस्ट्रेंट है पॉलिसी मेकर्स के लिए, फर्स्ट क्या, फ्रंटियर वर्सेस एप्लीकेशन, फ्रंटियर एआई कौन सा हो गया, जो न्यू फॉर्म्स में एआई आ रहा है, मगर एप्लीकेशन बेस्ड एआई कर सकते हैं हम, एक ही जगह जा सकते हैं ना, एप्लीकेशन बेस्ड आप लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, स्केल वर्सेस इंक्लूजन, स्केल क्या करना है, बड़े स्केल का एआई बनाओ, एक इंक्लूसिव एआई हो, एक ही काम हो सकता है। प्रोप्राइटी वर्सेस ओपन, ये क्या है, प्रोप्राइटी क्या होती है, जिसने बनाया उसका, ठीक है, मतलब क्लोज सोर्स रखना है, सोर्स कोड रिवील नहीं करना है, सोर्स कोड को प्रोटेक्ट करना है। एक दूसरा होता है ओपन सोर्स, से यूपीआई का सोर्स ओपन है ना, एनीवन कैन यूज दैट
ओपन सोर्स एंड मेक देयर ओन यूपीआई। इसीलिए इतनी यूपीआई बेस्ड ऐप बनी। भीम यूपीआई का ओपन सोर्स था, अभी ये सारी इतनी सारी बन गई। ये क्योंकि बनाना आसान हो गया। समझे कि नहीं समझे? तो प्रोपराइटी से होगा क्या, कॉम्पिटिटिव एज आएगी, मगर ओपननेस चली जाएगी, शेयर्ड इनोवेशन रुक जाएगी। शेयर्ड इनोवेशन देख रहे हो ना यूपीआई के अंदर। नेक्स्ट, डेटा सेंटर स्केल वर्सेस लोकल कंप्यूट। डेटा सेंटर बड़ा होना चाहिए या फिर उसमें लोकल कंटेंट की बातें करेंगे, या लोकल होना चाहिए, हमें फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे एक ट्रेंड होगा। देन रेगुलेशंस वर्सेस इनोवेशन। रेगुलेशंस में क्या होगी, फिक्स्ड कॉस्ट होगी, कंप्लायंस होगी, सेफ्टी होगी, रिस्क मिटिगेशन होगी। पता चला कर दो टर्मिनेटर नहीं बन गया वो, है ना। लेकिन इनोवेशन पक्का रुक जाए। बात समझे कैसे ट्रेड ऑफ में आ रहा है। नेक्स्ट, ह्यूमन कैपिटल कैसे होनी चाहिए, बिल्डिंग ए फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स। क्या हाई स्कूल के बाद क्या करोगे, अप्रेंटिसशिप, प्रोजेक्ट बेस्ड, ताकि लर्न एंड अर्न करें, देन दे गो टू यूनिवर्सिटी। देन बियॉन्ड वाइट कोडर, फिलिंग गैप्स इन हाई स्किल ह्यूमन सेंट्रिक जॉब्स। वाइट कोडर कौन सी जॉब्स होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जॉब्स। देन फ्यूचर रेडी सिस्टम, एक्सपीरियंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी ओवर सोली कोग्निटिव स्पेशलाइजेशन। कोग्निटिव स्पेशलाइजेशन कौन सी है, जो हम करते आए हैं रट्टा मार मार के, याद करना, मैथ सीखो, ठीक है, साइंस सीखो, मगर क्या नहीं सीखा, एक्सपीरियंस नहीं किया, वैल्यू सिस्टम, या कभी सोचा ही नहीं, सोचना नहीं सीखा कभी जिंदगी में। ये उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। देन डेटा एज स्ट्रेटेजिक रिसोर्स, इंडिया को एआई, इंडिया के एआई फ्रेमवर्क के अंदर ट्रस्टेड क्रॉस बॉर्डर फ्लो होना चाहिए डेटा का, एंड डोमेस्टिक वैल्यू रिटेंशन होनी चाहिए। कुछ वैल्यू डोमेस्टिक रख लो, बाकी क्रॉस बॉर्डर फ्लो होना चाहिए। वन इंडिया के पास देखो 1 बिलियन कनेक्टेड पीपल। एआई के लिए, एआई को ट्रेन करने के लिए बहुत सारा क्या चाहिए होता है, डेटा। हमारे पास तो डेटा ही डेटा है, बना सकते हैं ना, ये इंडिया की बात है। थ्री कोर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए डेटा लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, हमारा डेटा हमारी कंट्री के अंदर स्टोर है, उसको बोलते हैं डेटा लोकलाइजेशन। इसके पहला ओपननेस होनी चाहिए उसके बाद, ताकि क्या हो, इनोवेशन हो। ओवरसाइट होनी चाहिए उसके ऊपर, डेटा के ऊपर। रिटेन डोमेस्टिक वैल्यू, वैल्यू रिटेंशन वर्सेस डोमेस्टिक फ्रॉम डोमेस्टिक डेटा इज क्रिटिकल। नींद आ रही होगी तुम देख देख के, हो गया। एम्प्लॉयमेंट, क्लाइमेटिक वाला नहीं पढ़ने वाला है, एजुकेशन एंड हेल्थ आज नहीं पढ़ने वाला। एम्प्लॉयमेंट का डेटा देखो, वो पढ़ना है जो मैंने तुम्हें लिख के दिया है वो, ठीक है। कुछ ना समझ में आए तो मुझसे पूछना है। एम्प्लॉयमेंट, है ना, यहां से आएगा डेटा, ये डेटा याद करना एम्प्लॉयमेंट का। अब देखते हैं लेबर मार्केट, मार्केट डायनेमिक्स ऑफ फेवर, सॉरी, तो कौन सा लगा लिखने वाला, कैटेगराइजिंग जॉब, लेबर मार्केट डायनेमिक्स देखो कैसे लगातार एलएफपीआर बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। एलएफपीआर क्या होती है, पार्टिसिपेशन रेट। ये क्या होती है, काम कर रहे हैं, है ना। फिर फिर वर्कर क्या होती है, करना चाहते हैं, कर नहीं रहे, हाँ, बस विलिंग टू वर्क। जो कर रहे हैं वो नहीं आएंगे, वो भी आएंगे।
जो कर रहे हैं और जो काम करना चाहते हैं, दे आर इन द लेबर फोर्स। ठीक है, रेट मतलब इंटायर पॉपुलेशन से परसेंटेज निकालना। देन अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगातार गिर रहा है। ठीक है, ये मत बोल देना झूठ है। अब बात करते हैं लेबर कोड्स। मैंने बोलता ना कि 4 लेबर कोड थे, वो इम्प्लीमेंट हुए हैं। वो ये 4 लेबर कोड्स हैं जिसने वर्कर प्रोटेक्शन एंड फ्लेक्सिबिलिटी को बैलेंस किया है। इस पेपर में तो यही बात बोल रही है। पहला क्या है, 29 लेबर लॉज होते थे पहले, उनको 4 में डिवाइड कर दिया इन्होंने। कंसोलिडेट किया कि नहीं किया, सिंप्लीफाइड हुए कि नहीं हुए। पहला क्या, कोड ऑन वेजेस। नेक्स्ट, कोड ऑन वेजेस का मतलब समझते हो, वेज के ऊपर जितने भी लॉज एक साथ ले आए, मैटरनिटी के हों, आप मेल और फीमेल में पैरिटी होनी चाहिए, सारी बातें इसी के अंदर लिखी हो। नेक्स्ट, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी क्या होती है? व्हाट इज सोशल सिक्योरिटी? प्रोटेक्ट सोशल राइट्स। सोशल राइट्स क्या होते हैं? पॉलिटिकल राइट्स नहीं होते। व्हाट इज सोशल सिक्योरिटी? हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस देना। ठीक है, सेफ्टी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो गया, ठीक है, आपके पास एक सेफ्टी होनी चाहिए। अगर काम करते वक्त कुछ हो गया बॉडी को, तो आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। इंश्योरेंस हो गया उस चीज का, है कि नहीं। बुढ़ापे के लिए पेंशन हो गई, मैटरनिटी रिलीफ हो गई। मुझे समझे कि नहीं समझे, ये सारी चीजें क्या आएंगी, सोशल सिक्योरिटी, सारे एक के इकट्ठे कर। नेक्स्ट क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्रीज के रिलेशन कैसे होंगे, अंबानी और अडानी के रिलेशन कैसे होंगे, ये होगा क्या इसमें। एक एम्प्लॉयर का एम्प्लॉयज के साथ कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, कैसे दे आर व्हाट दे आर एग्जैक्टली, कोई एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहे हैं, है ना। कितने घंटे काम करवाना है कि नहीं, कितना रेस्ट देना है, ये सारी चीजें इसमें लिखी है। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशन कैसे होना चाहिए, लाइक यू नो वेंटिलेशन होना चाहिए जहाँ पे काम करते हैं, है ना, कोई हजार्डस इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए। मुझे कि ये 4 कोर्स एंड इनके इनसे हुआ क्या है, फॉर्मलाइजेशन बढ़ा है, एनहेंस सोशल सिक्योरिटी हुआ है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल अकाउंट यूएएन नंबर होता है। क्या जब भी आप पैन पैन कार्ड, आपसे कहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लोगे, आपसे पैन कार्ड मांगा जाएगा, उसके थ्रू आपका यूएएन नंबर बनेगा। देन फीमेल पार्टिसिपेशन बढ़ा है, मैं क्योंकि मैटरनिटी बेनिफिट मिले हैं, वर्कर प्रोविजंस फ्लेक्सिबल हुए हैं, ग्रोथ। ये अगर तुमको क्या फायदा हुआ है रिसेंटली, ये बातें लिखनी, अच्छी अच्छी बात समझ में आई। अब पता चला मेंस में क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ना, है कि नहीं। यही आएंगे क्वेश्चन, ऐसे ही आते हैं। अगर एम्प्लॉयमेंट से क्वेश्चन आएगा मेंस में जाता, ठीक है, आ सकता है बिल्कुल। और ना सिर्फ जीएस 3 में, जीएस 4 में। ये डेटा लिखना है तुम्हें सारी बात, और लास्ट में लिख देना है क्या, अकॉर्डिंग टू। ठीक है, अब सामने वाला कुछ बोल भी नहीं सकता, है ना, क्या ही करे, गवर्नमेंट का डेटा ही दे रहे हैं उसको। मुझे देन एनहेंसिंग फीमेल पार्टिसिपेशन, फीमेल पार्टिसिपेशन एनहेंस करना है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ी है, पहले कितना था, 23.3%। कब? 2017-18 में। फिर 2019 में क्या है, लेबर कोर्स, अब देखो कितनी हो गई, 20 सारा क्रेडिट किसको दे दिया मैंने, लेबर कोर्स को। सरकार को तो मिलना ही चाहिए भाई, लेबर कोर्स किए इसलिए। बात समझ में आई। नेक्स्ट, फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट में फॉल हुआ है, क्या क्या काम हुए, फ्लेक्सिबल वर्क स्ट्रक्चर, अफोर्डेबल हाउसिंग, सखी निवास बनाए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट अलग से, एंड जैसे तमिलनाडु के अंदर क्या है, थोजी हॉस्टल,
ठीक है। देन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की है, तेलंगाना के अलग अलग एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो तुमको देने की। ठीक है। वर्कर महाराष्ट्र के महिला आर्थिक विकास महामंडल बना रहे हैं, अब तो खुश हो जाओ। केरला का कुदुमश्री, ये एक एनजीओ है। ठीक है। आई थिंक मैंने पहले भी पढ़ाया होगा गवर्नेंस में पढ़ाते हुए। कुदुमश्री बहुत बड़ा एनजीओ है। काम क्या करता है, महिलाओं के लिए भी काम नहीं करता, बाकियों के लिए खाने वाना प्रोवाइड करता है। देन स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री से अलाइंड, इंडस्ट्री की जो डिमांड है उससे अलाइंड स्किल दी। जैसे इसके स्टेम एनरोलमेंट बढ़ा है फीमेल का। स्टेम क्या होता है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। इनिशिएटिव सच एज बैक टू वर्क एंड रिटर्नशिप प्रोग्राम, कई बार वुमेन क्या करती है, काम छोड़ देती है। अलग अलग इनिशिएटिव है, नाम है इनके, बैक टू वर्क, चलो काम पे। ठीक है, आप समझे कि नहीं समझे, चलो काम पे। नेक्स्ट है एनहेंस अर्बन मोबिलिटी, एक्सटेंडिंग सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर। सेफ्टी बढ़ी, अर्बन मोबिलिटी कब बढ़ेगी, जब सेफ्टी होगी, क्यों निकलेंगे वरना फीमेल बाहर। जैसे चेन्नई का इंक्लूसिव स्ट्रीट डिजाइन मैनुअल, भुवनेश्वर का जनपद स्ट्रीट, हैदराबाद का सी टीम, एक सी बॉक्स भी है। ये सी बॉक्स जनरली होता है अनोनिमस कंप्लेंट डालने के लिए फीमेल के लिए। ठीक है। देन रिमूवल ऑफ स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शंस, विमेन को, जैसे बहुत सारे स्टेट्स में क्या था ना, हजार्डस इंडस्ट्रीज में विमेन एम्प्लॉय ही नहीं कर सकते थे, तो कैसे फीमेल पार्टिसिपेशन रेट बढ़ेगा भाई, है ना। देन बहुत सारे स्टेट्स में विमेन को नाइट टाइम में काम ही नहीं करने दिया था, परमिटेड नहीं था। ठीक है। देन 33 स्टेट्स अलाउ नाइट वर्क इन कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट। अब से जो कोलकाता का केस हुआ था, है ना, उस टाइम पे बहुत डिमांड उठी थी कि विमेन को क्या नहीं करने देना चाहिए, नाइट में काम नहीं करने देना चाहिए। अब ठीक है, वो एक एपिसोडिक रिएक्शन है, तुम उसकी सेफ्टी बढ़ाओ ना भाई, उसको काम पे जाने से क्यों रोक रहे हो, तुम्हारा काम करो, सेफ्टी देना तुम्हारा काम है ना, स्टेट का काम है कि नहीं है। तुम ये क्यों बोल रहे हो कि काम पे मत करो, रात में काम मत करो। ये पैटर्निस्टिक अप्रोच है, ये पैट्रियार्कल अप्रोच है। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे, तो ये सब हटाओगे तो वुमेन काम पे आएंगी, काम करेंगी, तो एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। एक एम्प्लॉयर के पास तो ऑप्शन है, यू कैन हायर मेल और फीमेल। मेल रात को भी काम करेगा, फीमेल रात को काम ही नहीं करेगी, क्योंकि तुम्हारा स्टैट्यूट है, लो, है ना, तो क्यों हायर करेगा, तो विमेन का वर्कर रेशियो कम होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट करती है। देन केयर इकोनॉमी, एक्सपेंडिंग द नेटवर्क्स ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स। ठीक है, जिसमें एएनएम जीएनएम काम करती हैं, एंड प्रोविजंस ऑफ क्रैशे अंडर सीएसएस, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के अंदर, या जो भी चीजें हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, हर जगह क्या हो, क्रैशे सेंटर हो। क्रैशे क्या होते हैं, हाँ, क्रैशे क्या होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जो लाइक मदर्स होते हैं वो काम पे क्यों नहीं जाती, क्योंकि बच्चे संभालने पड़ते हैं, है ना। तो अब ये बात अलग है कि अगर घर के अंदर कोई बड़ा बुजुर्ग तो संभाल लेता है जरूर, मगर अगर वो नहीं है तो न्यूक्लियस फैमिली में तो होते ही नहीं है, कैसे काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक आईटी सेक्टर में काम कर रही है फीमेल पुणे के अंदर, अब तो भीड़ तो करेंगे ही। जो छोटे बच्चे होंगे वो कहाँ, किसके हवाले छोड़ के जाएंगे, या तो नैनी वगैरह हो, टेक केयर सेंटर्स हो, या काम पे ही जहां पे तुम्हारी से एस्टेब्लिशमेंट है वहीं पे ही प्रेशर हो, जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग अलाउड हो, अलग से बच्चे रख सकते हैं, खेल सकते हैं। ठीक है। देन इंडस्ट्रियल गेटिंग स्किलिंग राइट, स्किल कैसी होनी चाहिए। फर्स्ट नेशनल स्कीम फॉर अपग्रेडेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, आईटीआई, सिंपल। इन्होंने क्या किया है, एक नेशनल स्कीम चली है, किसके अपग्रेडेशन कर रहे हैं, आईटीआई की। क्यों कर रहे हैं, कि आईटीआई जो बड़ा स्किल दे रहे हैं, नाम में ही क्या है,
इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ठीक है। वो पुरानी स्किल, अभी वो जो स्किल्स ऑब्सलीट हो चुकी वो स्किल दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर 1000 आइडियाज को अपग्रेड करेंगे, स्मार्ट क्लासरूम होंगे, मॉडर्न लैब्स होंगे, डिजिटल कंटेंट होगा, इंडस्ट्री अलाइन कोर्सेज होंगे। नेक्स्ट है फ्लेक्सी एमओयू स्किल, तो हम प्रोवाइड कस्टमाइज ट्रेनिंग, नियरली 10,000 ट्रेन किए गए एंटरप्राइजेस ने। एंटरप्राइज के साथ एमओयू कर लो ना, खुद नहीं दे पाते तो भाई टाटा से ही पूछ लो तुम्हें क्या चाहिए, और टाटा के बोलते तुम ही दे दो भाई, लो तुम ही कर लो सारे काम। समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, फोर्थ फेज चल रहा है इसका। ट्रेनिंग इन एनएसक्यूएफ अलाइन जॉब रोल्स। एनएसक्यू क्या है? एनएसक्यूएफ क्या है? रेगुलेटर। देन कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री लेड सेक्टर स्किल काउंसिल, इसके अंदर रोजगार एंड अप्रेंटिसशिप मेलास लगते हैं ना हर जगह, सीएम या पीएम रोजगार पत्र देते हैं, है ना। इनोवेटिव फाइनेंसिंग फॉर स्किल डेवलपमेंट, डीबीटी अंडर एनएपीएस 2.0 एंड एनएटीएस, ठीक है भाई। मॉडर्न स्किल लोन स्कीम, ठीक है, स्किल के बेस पे लोन दो। नेक्स्ट स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड ऑफ एनएसडीसी, स्किल वाउचर्स, महाराष्ट्र के विकल्प स्किल वाउचर प्रोग्राम्स। खुश हो गए? रूरल डेवलपमेंट तो क्या ही करेंगे सर, जाओ। हाँ, संडे एंजॉय करो, ठीक है। योर इकोनॉमी इज ओवर, कल से सोशल इश्यूज पढ़ेंगे, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? जिसको इस साल एग्जाम देना है वो भी 3 दिन 3-4 दिन की बात है, आ जाना देर भी नहीं। सोशल इश्यूज पढ़ लेते हैं, ओके। सोशल, सॉरी, सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस पढ़ेंगे, ठीक है। सोशल इश्यूज हम सोसाइटी नहीं पढ़ने वाले, जीएस2 के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, ठीक है। मुझे
First chance, last chance, or last week. I bet you the विषय काढून टाकायला आहे. Bad लागला की केला. कसं bad लागलं की निघून दुसरं काय करायचं? ते बेकार सिस्टम आहे. हा आलाय ना ते काय तिकडं ठेवलंय